तो ये इसलिए दुनिया के सारे सिनेमा में ये 1 to 1 फाइट कराई जाती है, सभी सिनेमा में है। आप हॉलीवुड का सिनेमा देखिए, आप चाइना, साउथ कोरिया, मार्शल आर्ट, ये सारी ट्रेनिंग जो हैंड टू हैंड 1 to 1 फाइट की है, ठीक है। और दूसरी चीज़ मिथकों से निकल कर आती है कि नायक की ओर हमारी भावनाएं सारी होती हैं, क्योंकि हम हमेशा नायक को जीतता हुआ देखना चाहते हैं। नायक में सारी अच्छाइयाँ भर दी जाती हैं, खलनायक में सारी बुराइयाँ भर दी जाती हैं। और जब नायक मार रहा होता है तो हम भी मार रहे होते हैं। कभी कभी सिनेमा हॉल में बैठे रहिए तो देखिए नायक ऐसे उठता है तो आपका भी थोड़ा पैर वैर थोड़ा हिल जाता है, ठीक है। अगर ज़्यादा दिल पे ले के सिनेमा जब आप देखते हैं, जब नायक को चोट लगती है तो आपके दिल पे सीधे चोट लगती है। तो इस वजह से हमें वायलेंस देखने में मज़ा आता है। और वो वायलेंस अगर नायक के खिलाफ हो रहा हो तो आप वाकई उसे पसंद नहीं करेंगे, लेकिन खलनायक के खिलाफ हो रहा होता है जिसने बहुत सारा जुल्म लोगों पर किया हुआ होता है, इसलिए आप उसे देखना चाहते हैं, ठीक है। अब आजकल वायलेंस के नए नए फॉर्म आ रहे हैं, जैसे महिलाओं के खिलाफ वायलेंस, जो कि एनिमल जैसी फिल्मों में दिखाया जा रहा है। एनिमल में एक अल्फ़ा मेल का कॉन्सेप्ट आया, जिस पर बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे गए कि आजकल जो है वो जो इधर की जनरेशन है जो 1990 और ख़ासतौर 21वीं शताब्दी में पैदा हुई है, लेट 90s, और तो उससे अल्फ़ा जनरेशन कहा जाता है। तो अल्फ़ा जनरेशन वो एकदम पैट्रियार्की के चरम पर है। तो उस तरह की फिल्में दिखाई जा रही हैं। वो और लोगों को, बहुत सारी लड़कियों से भी मैंने बात की तो उन्हें कहा कि हाँ, उनका जो बॉयफ्रेंड हो वो मस्कुलर हो तो उन्हें पसंद आएगा। बहुत सारी लड़कियों ने कहा कि एनिमल फिल्म उन्हें पसंद है क्योंकि एक बॉयफ्रेंड में वो भाव हो कि वो उन्हें प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है। वो उनके साथ चलने में अपने आप को ज़्यादा सेफ महसूस करती हैं ऐसे बॉयफ्रेंड से, इसलिए उन्हें एनिमल पसंद है कि इस तरह का एक डोमिनेटिंग मेल हो। तो फिल्में, जैसे मैम कह रही थी, फिल्में या वायलेंस कहीं से भी समाज से अलग नहीं है। समाज तो बहुत आगे है, फिल्में बहुत कम उस सच्चाई को दिखा पा रही हैं। समाज तो हमारा आप देख रहे हैं कलकत्ता से लेकर, और रोज़ पेपर में देखने को मिलता है कि किस किस तरह से महिलाओं के खिलाफ, सिर्फ एक इशू अगर हमने महिलाओं के खिलाफ, उसके समानांतर अन्य इशू है, जैसे इन्होंने कहा जाति के मुद्दे हैं जिनमें जाति शोषण अपने चरम पर है समाज में। सांप्रदायिक जो तनाव है वह भी अपने चरम पर है। फिल्में तो उसे बहुत कम, फिल्म क्या है, फिल्म एक कथानक पर आधारित होता है जो किसी व्यक्ति के ख्याल में आता है, जो स्क्रिप्ट राइटर हो सकता है, जो डायरेक्टर हो सकता है। आप पर्सनली, हम लोग कभी अभी कहने लगते हैं, जैसे रणबीर कपूर मत कहिए, जैसे रणबीर कपूर का नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। रणबीर कपूर को अगर आप बहुत प्रोग्रेसिव से प्रोग्रेसिव फिल्में दिखाएंगे, अभी जैसे कह रहे थे इम्तियाज़ अली, तो वो तो अभिनय है, वो तो अभिनेता है, वो तो किसी भी फिल्म में अभिनय कर देंगे। आप उस फिल्म के कथानक पर बात करिए और उस फिल्म में उसका जो रोल है, उसका जो नाम है, उस पर बात करिए। कैरेक्टर इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो क्योंकि रिग्रेसिव से रिग्रेसिव फिल्में भी कर सकता है वही व्यक्ति, और प्रोग्रेसिव से प्रोग्रेसिव फिल्में भी कर सकता है वही व्यक्ति। जाहिर सी बात है, हर आदमी को काम चाहिए, पैसा चाहिए, तो वो आदमी, कुछ लोग जब एक खास मुकाम पर पहुंच जाते हैं तो उन्हें तब वो चॉइस करते हैं कि हाँ, उन्हें अब इसी तरह की फिल्में करनी है। लेकिन अभी कोई यंग है ना, उसे काम की तलाश है, तो वो कहता है कि हाँ भाई, हमको दे दीजिए रोल, हम इस रोल को करेंगे, और इट इज़ द ऑडियंस व्हिच डिसाइड कि उसे पसंद आएगा कि नहीं पसंद आएगा। तो वर्तमान में देखिए हर तरह का सिनेमा बन रहा है, और पर्सनली जहाँ तक हमारा समय है, हर तरह का सिनेमा बन रहा है। और ये हर समय में ऐसा होता आया है कि राज्य, एक बड़ा 2016 में एक मैंने पेपर लिखा था, राज जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म, तो उसमें पूरा डॉक्यूमेंट्री फिल्मों का इतिहास लेते हुए आनंद पटवर्धन की 4 डॉक्यूमेंट्री फिल्मों को हमने लिखा था। लगभग 10,000 शब्दों का वो आर्टिकल था, बाद में पब्लिश हुआ कहीं। तो उसमें देखा कि हर समय में न केवल डॉक्यूमेंट्री फिल्मों पर, चाहे जिस पार्टी की भी सरकार रही हो, उसने बैन लगाया है। नॉट ओनली आज आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कुछ फिल्मों पर बैन लगा रही है, इसके पहले ज़माने में अंग्रेज़ों ने भी बैन लगाया। सावकारी पास जैसी फिल्मों पर, भक्त विदुर जैसी फिल्मों पर 1918 में आ गया था सेंसर बोर्ड भारत में, और पहला सिनेमाटोग्राफी अधिनियम।
तो उसके बाद से बैन लगना शुरू हो गया। अंग्रेज़ों को ये पता लगता था कि अच्छा ये फिल्म है, कुछ इसमें कुछ हमारी खिलाफ बात हो रही, तो वो बैन कर देते। तो दादा साहब फाल्के ने एक बीच का रास्ता अपनाया और पौराणिक और मिथकीय विषयों पर फिल्में बनाना शुरू कर दी। उसकी एक अलग कहानी है। तो आप देखिए कि 1950 के दशक में भी बहुत सी फिल्में बैन हुई, 60 के दशक में बैन हुई, 70 के दशक में बैन हुई। मतलब एक लंबा इतिहास है सभी सरकारों का जिन्होंने फिल्मों को या तो काटा छाटा है। अब ये बैन क्यों करती है? जाहिर सी बात है, हर राज्य की, हर सरकार की एक अपनी खास विचारधारा होती है। उस विचारधारा के साँचे में जो फिल्में फिट बैठती हैं उन्हें राज्य पास करता है, और जो नहीं फिट कर बैठती उन्हें राज्य बैन करता है, उस पर काट छांट रहता है। लेकिन कला की ये शक्ति है कि राज्य के कितने भी दावे हों, उसके बावजूद भी वो अपने लिए एक रास्ता निकाल लेती है। ये कलाकार का एक तरह से कह लीजिए उसकी अपनी रचनात्मकता है। और इसका प्रमाण यह है कि राज कपूर हों या गुरदत्त हों या देवानंद हों, इन्होंने उसी सरकार के खिलाफ, नेहरू की सरकार के खिलाफ ही अपनी फिल्मों में बहुत कुछ प्रोग्रेसिव कंटेंट डाले। आप बस अभी ये कह रहे थे गुरदत्त का सिनेमा, आप केवल प्यासा का जिक्र करिए, और प्यासा में जिन्हें नाज था हिंद पर वो कहाँ हैं, साहिर लुधियानवी का यह गीत है। और ये नाज हिंद पर, ये नेहरू से एक खास तरह का सवाल है, ठीक है, कि जिन्हें नाज था ये हिंद पर, ये कहाँ है। तो 1950 का सिनेमा, 1950 के दशक का सिनेमा ये आज़ादी दे रहा था कि वो अपने सत्ता से भी सवाल कर रहा था। और आवारा का नायक वो कहता है कि इस सीधी दुनिया को देखने के लिए कभी कभी उल्टा भी होना पड़ता है। तो वो उल्टा आसन कर रहा था नदी के किनारे, और वो जो शीर्षासन है इसमें ऐसे पलट जाता है वो, तो नेहरू शीर्षासन करते थे, तो वो सीधे सीधे नेहरू की मिमिक्री थी। आप नेहरू की वो तस्वीर देख सकते हैं जो योग दिवस पर वायरल होती है, मोदी जी को चैलेंज देते हुए कि ये है असली आसन, देख के दिखा दीजिए, करके दिखा दीजिए, देखा होगा आपने। खैर, तो ये सवाल रहा है हमेशा से, इट इज़ अस, ये हम हैं जो चूज़ करते हैं। हम लोग दो तरह की थ्योरी पढ़ते हैं सिनेमा वाले कोर्स में, एक सेलेक्टिव परसेप्शन थ्योरी, एक हाइपोडर्मिक थ्योरी। ये हम होते हैं जो चूज़ करते हैं कि हमें किस तरह की सिनेमा देखना है, और इस चूज़ करने के पीछे हमारा अपना कॉन्सेप्ट ऑफ रियलिटी, जो पहला टॉपिक है हम लोगों का, हम लोगों के सिनेमा के पेपर का, हमारी अपनी वास्तविकता को लेकर क्या समझ है, हम किसे सही मानते हैं, किसे सही नहीं मानते। हमारी वास्तविकता की समझ बहुत सारी चीज़ों से गढ़ी जाती है, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स शामिल होते हैं। उस पर हम लोग महीने भर की क्लास लेते हैं कि हम जो भी सोचते हैं वो क्यों सोचते हैं, उसके पीछे क्या क्या कारण होते हैं। किसी की जाति हो सकती है, किसी का धर्म हो सकता है, किसी का आय का स्तर हो सकता है, किसी का लिविंग स्टैंडर्ड हो सकता है। उसमें आपकी पूरी सोशल कंडीशनिंग जिम्मेदार होती है। स्त्री पुरुष आपके साथ आप कैसा घटित हुआ है, इन सब पर आपकी सोच समझ प्रभावित होती है, और उसी से आप अपना सिनेमा भी चुनते हैं। जैसे आप विषय चुनने के लिए बहुत कुछ सोचे, इलाहाबाद आने के पहले बहुत कुछ सोचे, एडमिशन किस कोर्स मिले इसके लिए बहुत कुछ सोचे, इसी तरह से सिनेमा देखने के लिए भी आप बहुत कुछ सोचते हैं। तो आज लोग ये कहते हैं कि आजकल फिल्में ऐसी बन रही वैसी बन रही हैं, आजकल फिल्में नहीं बन रही हैं जो सत्ता पर सवाल उठाती हों, या आजकल ऐसी फिल्में नहीं बन रही हैं जो मुद्दों को सही से दिखा सकें। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि आपकी जानकारी थोड़ी कम है, ठीक है। जैसे सिनेमा मेरे लिए मेरा खाना पानी है। जैसे पिछले 12 साल से आलम यह है कि मैं रोज़ कभी ना कभी फ़िल्म देखता हूँ, एक दिन में 2-2 3-3 फिल्म देखता हूँ। और मैं ये नहीं समझ पाता हूँ कि जो लोग ये कहते हैं कि मैं सिनेमा नहीं देखता हूँ, तो फिर मैं ये नहीं समझ पाता फिर जीता कैसे होगा आदमी वो, और बड़ा बोरिंग हो सकता है। सिनेमा नहीं देखता होगा तब तो हो सकता है गाने भी ना सुनता हो, तब तो हो सकता है कहानियाँ भी ना पढ़ता हो, तब वो कैसे रहता होगा। क्या रील आपके जो मनोरंजन का संसार है उसको बहुत समेट नहीं दे रही है। रील जो है वो बहुत लघु रूप में आपको सेकंड के लिए मनोरंजित करती है। लेकिन आप सीरियसली कोई सिनेमा देख लें तो चाहे आप हंसना चाहते हों तो भी बहुत बड़ा संसार है सिनेमा का। आप किसी भी मुद्दे को छूना चाहते हों तो उसको सिनेमा के जरिए आप कुरेद सकते हों। मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता हूं और स्वतंत्रता पढ़ाना हुआ तो मैं कम से कम कुछ नहीं तो 10 फिल्में बता सकता हूं स्वतंत्रता पर। जैसे एक फिल्म है बोल, आप जाकर देखिएगा, बोल शोएब मंसूर की फिल्म है। आप पूरी 1 साल
पॉलिटिकल साइंस में स्वतंत्रता को उस रूप में नहीं समझ पाएंगे जिस रूप में आप केवल एक फिल्म शोएब मंसूर पाकिस्तानी फिल्म है बोल से समझ जाएंगे। पैट्रियार्की का और फेमिनिज्म का पूरा डिस्कोर्स आप साल भर पढ़कर किसी टीचर से इम्तिहान देकर जितना नहीं समझ पाएंगे जितना आप लापता लेडीज़ से समझ पाएंगे, या तमाम पूरी फहरिस्त है ऐसी फिल्मों की। तो जो भी आप पढ़ते हैं, किसी ने इतिहास की बात की, इतिहास को सिनेमा के ज़रिए समझा जा सकता है, राजनीति को सिनेमा के ज़रिए समझा जा सकता है, समाज शास्त्र को सिनेमा के ज़रिए समझा जा सकता है। अभी हमारे एक ओरिएंटेशन कार्यक्रम में एक लेक्चर हो रहा है 20 तारीख को, कल ही, एजुकेशन थ्रू सिनेमा, शिक्षा सिनेमा के माध्यम से कैसे दी जाए। तो सिनेमा एक पूरे अपने आप में मुकम्मल पैकेज है। वर्ल्ड वार की पूरी कहानी आप सिनेमा के माध्यम से समझ सकते हैं। अभी मैंने पढ़ाया मॉडर्निटी, आधुनिकता, और हमने बहुत सारी फिल्में बताई। आंखों देखी का जिक्र किसी सज्जन ने किया यहाँ पर। आंखों देखी वास्तव में जब हम पोस्ट मॉडर्निज्म, आपने किया था, पोस्ट मॉडर्निज्म जब हम पढ़ाते हैं, अभी हमने पोस्ट मॉडर्निज्म पहले ही टॉपिक में है हमारे यहाँ सिनेमा में, तो पोस्ट मॉडर्निज्म में असेंशियल फिल्म हमने बताई आंखों देखी। आप अपना सच खुद ढूंढिए, और जो आपका अपना सच है वो किसी दूसरे का सच नहीं, यही तो है आंखों देखी, अपना सच। वो कहता है कि हम अपना, हमारे लिए ये है कि ये आपके लिए होगा कि आपने देखा होगा कि शेर दहाड़ता है। हम कैसे मान लें कि हमने तो कभी देखा ही नहीं कि शेर दहाड़ता है, ठीक है, हमने बस सुन रखा है कि शेर दहाड़ता है, लेकिन हम हकीकत नहीं जानते हैं कि शेर दहाड़ने पे क्या होगा। वाकई अभी सब लोग ने सुन रखा है कि शेर दहाड़ता है, क्या होगा अगर ऐसे अभी यहीं चढ़ा है दहाड़ते हुए, तो क्या आलम होगा। और उस सच्चाई में कि शेर दहाड़ता है और यहीं आ जाए, इस सच्चाई में, तो जैसे कि फिल्म में दिखाया गया है कि पैंट भी फट जाती है, पजामा भी फट जाता है जब वाकई शेर दहाड़ता है। एक सच ये है कि आपने सुन रखा है कि चीज़ें ऐसे होती हैं। एक सच ये है, जैसे आपने सुन रखा है एक सच कि यूक्रेन पर बम गिरा है ना, आप देखते हैं गाज़ा पर बम गिरा, रोज़ पेपर में आ रहा है। एक सच वो है जो आपको लगता है कि हाँ ऐसा हुआ होगा कि लाखों लोग मरे होंगे, लेकिन एक ये है कि अभी यहाँ कुछ ऐसा हो जाए तब। तो पोस्ट मॉडर्निज्म को समझने में सिनेमा बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। सच को डिकंस्ट्रक्ट करने में सिनेमा बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। अभी पॉलिटिक्स ऑफ लैंग्वेज जो दूसरा टॉपिक है पहले यूनिट का हमारे इस कोर्स का, उस पर हम आए हुए हैं, उस पर बहुत बातें कर रहे थे। तो एक शब्द हमने लिया था भूख, और भूख हिंदी सिनेमा में कैसे दिखाई जाती है उसके लिए हमने जानवर फिल्म का पहला 5 मिनट दिखाया। और फिर उसमें हमने सिर्फ यही नहीं डिकोड किया, उसमें बहुत सारी चीज़ें डिकोड की, क्योंकि सिनेमा में सिर्फ डायलॉग ही नहीं होता, सिनेमा में म्यूज़िक भी होता है, सिनेमा में कॉस्ट्यूम भी होता है, सिनेमा में लाइट एंड साउंड, प्रकाश और छाया का खेल भी होता है, और वो हर चीज़ अपने आप में एक संवाद है, हर चीज़ अपने आप में कुछ ना कुछ कम्युनिकेट कर रहा है। जैसे जानवर फिल्म अक्षय कुमार का शुरुआती 5 मिनट, जब वो अपनी माँ से बात कर रहा है, एक छोटा सा बालक, कि माँ तुम रहो, मैं तुम्हारे लिए रोटी लेकर आ रहा हूँ, तब बैकग्राउंड में एक खास तरह का म्यूज़िक बज रहा है। जब कुत्ते उसके पीछे दौड़ रहे हैं तो बैकग्राउंड में एक खास तरह का म्यूज़िक बज रहा है, और वह म्यूज़िक आपके भीतर एक खास तरह के भाव ला देगा, ठीक है। जब वो अपनी माँ से बात कर रहा है तो आपके अंदर थोड़ा सा करुणा आ जाएगी, और जब वो उसको कुत्ते दौड़ाए हुए हैं तो उत्तेजित, आप भी थोड़े उत्तेजित हो जाएंगे। तो यानी म्यूज़िक, उसमें उस दौरान कोई डायलॉग नहीं है, लेकिन वह म्यूज़िक आपको क्या कर रहा है, उत्तेजित कर रहा है। तो आज का सिनेमा भी ऐसा ही है, सब कुछ। आज हम पिछले 8-10 साल से OTT में रह रहे हैं, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म। OTT प्लेटफॉर्म हम लोग देख रहे हैं, जहाँ पर फ़िलहाल सेंसर बोर्ड नहीं काम करता है। बहुत कभी आपत्ति होती है तब जो है काट छांट करती है। जहाँ अभी फ़िलहाल आज़ादी है सिनेमा को दिखा सकने की, अपना मनपसंद सिनेमा लोग बना रहे हैं तमाम OTT प्लेटफॉर्म्स पर। उसमें भी हर तरह का है, उसमें भी एंटी इस्टेब्लिशमेंट भी चीज़ें हैं जो राज्य और सरकार से सवाल करती हैं, और कुछ ऐसा सिनेमा भी OTT पर आ रहा है जो राज्य और सरकार वाली बातों को ही रख रहा है। तो इट्स ऑल ऑन यू, आपके ऊपर है कि आप कैसा सिनेमा देखें, ठीक है। ये आपकी अपनी सब्जेक्टिव पोजीशन ये डिसाइड करती है कि आप कैसा सिनेमा देखें और कैसा सिनेमा लोगों को देखने के लिए प्रेरित करें। यदि आप भारत के संवैधानिक मूल्यों में विश्वास करने वाले होंगे, यदि आप एक समतामूलक समाज चाहते होंगे, यदि आप एक
जेंडर सेंसिटिव समाज चाहते होंगे, पर्यावरण सेंसिटिव समाज चाहते होंगे, एक सांप्रदायिक सद्भाव वाला समाज चाहते होंगे, तब तो आप चाहते होंगे कि एक इस तरह का सिनेमा देखें जिसमें ये सारी बातें हों। लेकिन यदि आप पैट्रियार्क होंगे, यदि आप हिंदुत्व की विचारधारा से प्रेरित होंगे, यदि आपके अंदर अपनी जातीय श्रेष्ठता को जीने का भाव होगा, तब आप दूसरे तरह का सिनेमा पसंद करेंगे। ठीक है, तो ये इस पर मेरा एक कमेंट था। अब प्रोफेसर फरीद काज़मी की सिनेमाई दृष्टि क्या है, मैं टाइम एक्सीड कर गया हूँ, मैं देख रहा हूँ, बस 5 मिनट में बोल दूँ। प्रोफेसर फरीद काज़मी की जो सिनेमाई दृष्टि है उस पर लगभग 1 साल हम लोग बोल सकते हैं। अब इतना वो हो गए हैं क्योंकि मैंने 6 साल में अपनी 400 पेज की थीसिस उसी दृष्टि को ध्यान में रखकर लिखी है, और वो ये है कि वो वास्तव में बर्टोल्ट ब्रेख्ट का नाम आपने सुना होगा। ब्रेख्ट ने वास्तव में पॉपुलर सिनेमा का सिद्धांत दिया था, और वह ब्रेख्ट के लिहाज से जो पॉपुलर है वो आज का पॉपुलर नहीं है। यदि आज पॉपुलर ये हो गया है कि एनिमल जैसी फिल्मों को आज पॉपुलर कहा जा रहा है, तो बर्टोल्ट ब्रेख्ट कभी ये नहीं कहता कि एनिमल जैसी फिल्में पॉपुलर। पॉपुलर वो है जिसमें जनता का रेजिस्टेंस है, जनता की आवाज़ है, जनता के जो वाकई जो असल मुद्दे हैं, जल जंगल ज़मीन, उनकी रोजी रोटी के जो मुद्दे हैं, उनके रोज़गार आजीविका के, उनके कोएग्जिस्टेंस के जो मुद्दे हैं, वो वास्तव में पॉपुलर सिनेमा है। और यदि भारत के 100 साल के सिनेमा पर हम जाएंगे तो पॉपुलर सिनेमा के लिए हमें राज कपूर के पास जाना पड़ेगा, गुरदत्त के पास जाना पड़ेगा, और कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा अमिताभ बच्चन वाले उस दौर में जाना पड़ेगा जिसकी आप बात कर रहे हैं कि साउथ की फिल्मों में अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ नायक रहता है। तो हमारे यहाँ भी वैसा सिनेमा हुआ करता था। आप मिथुन का सिनेमा देख लीजिए, है ना, आप कुली देख लीजिए, अमिताभ बच्चन की शुरुआती फिल्में देख लीजिए, तो वहाँ भी नायक जो है वो एकदम वही झोपड़पट्टी से आता था, जिसको खाली कराने के लिए कुछ बिल्डर आ जाते हैं कि ये झोपड़पट्टी खाली करो और यहाँ पर बनेगा बड़ा बड़ा होटल। पुरानी फिल्में आपने सनी देओल टाइप की देखी होगी, ठीक है, नाना पाटेकर और मिथुन और ये लोग, अमिताभ लोग। तो हमारे यहाँ भी एक ज़माने में ऐसी फिल्में बनती थी, लेकिन ज़माना बदला तो फिल्मों के कथानक भी बदल गए। अब हम लोग 90s के बाद जो है हमारा जो कथानक है वो चला गया है कहाँ, स्विट्ज़रलैंड और विदेशों में फिल्माने लगे हम। शुरू में बहुत फिल्माए, अब फिर से भारत का जो सिनेमा है वो थोड़ा छोटे शहरों और छोटे कस्बों की कहानियों को फिल्माना शुरू किया है। क्यों? क्योंकि अब ज़्यादा ऑडियंस जो हैं वो इन्हीं छोटे शहरों और छोटे कस्बों में मोबाइल और डिजिटल युग के हो जाने से आ गए हैं, क्योंकि बड़े शहरों वालों के पास कम फुर्सत है सिनेमा देखने जाने की, ठीक है, वो उनके पास वाकई बहुत बिजी है ना। दिल्ली और बम्बई में लोग बहुत बिजी हैं अपने कामों में, शहर छोटे शहरों में लोग अभी थोड़े फुर्सत में हैं, ठीक है, वहाँ थोड़ा जीवन बचा है, तो उनके यहाँ ये फिल्में बरेली की बर्फ़ी या छोटे शहरों जैसे आप पंचायत जैसा सिनेमा ज़्यादा कहाँ देखा जा रहा है, गांव में लोग देख रहे हैं पंचायत। तो इसलिए जो है अब सिनेमा गांव की ओर भी थोड़ा वापस आ रहा है इस समय में, और OTT प्लेटफॉर्म्स में ज़्यादा आ रहा है। और वायलेंस वगैरह जैसे मिर्ज़ापुर जैसी सीरीज़ है या एनिमल जैसी फिल्में हैं, तो वायलेंस क्या है कि वायलेंस जो है जब पर्दे पर आता है तो वो अच्छा लगता है। जीवन में भले अच्छा ना लगे, लेकिन पर्दे पर वो अच्छा लगता है, ठीक है। और जैसे गाली आजकल देखे होंगे बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म की फिल्मों पर गालियाँ अच्छी लगती हैं। तो जब कोई एक दूसरे को गाली देता है तो अच्छा लगता है, हमको देगा तो बुरा लगेगा, लेकिन दूसरे को देगा अगर तो बहुत बढ़िया लगेगा, सुनेंगे एकदम मन लगा के। तो यही वह भाव है कि जो इतनी सारी गाली देने वाली फिल्में जो है चर्चा में आ रही हैं। और गालियाँ जैसे मिर्ज़ापुर का जो नायक है मुन्ना भैया पहली सीरीज और दूसरे पार्ट में, तो वो गाली क्यों देता है? क्योंकि वो फ्रस्ट्रेशन में गाली देता है। गाली को मैं बहुत ज़रूरी इसलिए मानता हूँ क्योंकि गाली जो है आपके अंदर के सारी कुंठा को बाहर निकाल देती है, ठीक है। जैसे बलात्कार के पीछे एक सबसे बड़ी वजह यह है कि स्त्रियों के प्रति जो हमारा दृष्टिकोण है वो बहुत कुंठित है, ठीक है। हम जैसे अगर 12th तक या यूनिवर्सिटी तक किसी लड़की से, हम बहुत सारे लड़के आते हैं किसी लड़कियों से बात ही नहीं किए होते कभी, दे डोंट नो हाउ टू टॉक। वो किसी अपनी बहन के अलावा और किसी से बात ही नहीं किए होते, और बहन से भी उनके संबंध बहुत पैट्रियार्क किस्म के होते हैं, दोस्ताना किस्म के नहीं होते हैं। तो वो जैसे हम लोग 2008 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आए थे, तो प्रपोज भी करना हुआ अगर तो नहीं आता था कि कैसे प्रपोज भी किया जाए, ठीक है।
तो उसके लिए भी एक गुरु की तलाश करते थे लोग कि पता लगाओ कैसे होगा। हाँ, तो आज भी नहीं आता है। आज भी बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो बातचीत करने में हकलाते हैं। अब सोचो जरा, बातचीत करने में लड़कियों से आप सहज नहीं हैं तो फिर आपके दिमाग में लड़कियों को लेकर क्या क्या बातें चलेंगी। तो ये जितनी अजनबियत भर दी गई है एक लड़की और लड़के को लेकर एक दूसरे में, ये सब जो हिंसा है, वायलेंस है, इसी वजह से है। मुझे लगता है कि स्कूलों में, कॉलेजों में जितनी अजनबियत ख़त्म की जाएगी, जितना एक दूसरे के प्रति हम सेंसिटाइज होंगे, एक दूसरे के जीवन के प्रति, उतना ही समाज से वायलेंस कम होगा। और अगर समाज से वायलेंस कम होगा तो फिल्मों से भी वायलेंस धीरे धीरे गायब होता जाएगा। हम किसी कुछ और मुद्दों को भी एड्रेस कर पाएंगे। और प्रोफेसर फरीद काज़मी इसी तरह का सिनेमा देखते थे और पीवीआर में सैकड़ों फिल्में तो हम लोगों ने देखी ही होंगी उनके साथ। अगर वो उनके काम का फिल्म में नहीं मिला कुछ तो 5-7 लोग जाते थे हम लोग और लगभग 2-2.5 हज़ार का टिकट ले लेते थे। अगर उनके काम का नहीं मिला तो सब लोग मतलब वो निकल जाते थे सब लोग। और फिर मैं तो पूरा देखता था क्योंकि मुझे इसलिए देखना रहता था कि देखें तो कहीं कुछ निकल जाए। तो प्रोफेसर फरीद काज़मी उस पॉपुलर सिनेमा को जीते थे, उस पॉपुलर सिनेमा को देखना चाहते थे जो जिसमें वास्तव में जनता के मुद्दे शामिल थे। जनता के मुद्दे, उनके अपने समाज की, उनकी अपनी आर्थिकी, उनकी अपनी पॉलिटिकल वॉइस अगर जिस सिनेमा में आ रही है, उस सिनेमा को प्रोफेसर फरीद काज़मी पसंद करते थे। और प्रोफेसर फरीद काज़मी भारतीय सिनेमा के सिद्धांतकार हैं। उन्होंने इंडियन सिनेमा को थियराइज किया है बाकायदा। उनकी 3 किताबें हैं इसमें। पॉलिटिक्स ऑफ कन्वेंशनल सिनेमा 1999 में आई थी। सेक्स इन सिनेमा, जिसमें उन्होंने फीमेल सेक्सुअलिटी को, पैट्रियार्की और मेल फीमेल रिलेशंस को, आवारा से लेकर सलाम नमस्ते एक फिल्म आती है 2010 में, वहाँ तक ट्रेस आउट किया। रूपा पब्लिकेशन से आती है 2012 के आसपास। और उनकी लेटेस्ट किताब आती है जो हिटलर की विचारधारा फांसीवाद से जोड़ती है हिंदी सिनेमा में, किस तरह फांसीवादी तत्व हैं, लग जा गले। ये 2021 में इनकी लेटेस्ट फिल्म किताब आती है। तो 3 किताबें उनकी सिनेमा पर हैं और उन तीनों किताबों में आप देखेंगे कि बहुत थियोरेटिकल चीज़ें सिनेमा पर लिखी गई हैं। और आपको जानकर ताजुब होगा कि ये तीनों किताबें पूरी दुनिया की लगभग 180 लाइब्रेरीज़ में, दुनिया के अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में रखी हुई हैं और वहाँ पर इनकी किताबों पर रिसर्च हो रहे हैं, इनकी किताबों को कोट किया जा रहा है लगातार। ठीक है, तो ऐसी शख्सियत हमारे बीच में थे 2 साल पहले। 17 सितंबर को उनका जन्मदिन था। इस उपलक्ष्य में हम लोगों ने एक कार्यक्रम रखा। 22 दिसंबर 2022 को वो हमारे बीच नहीं रहे, तो उनको नमन करते हुए, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मुझे बस इतना कहना था। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग और बातचीत आगे बढ़ाएंगे कि बस नहीं सर, बस खत्म ही करेंगे मनीष जी के साथ। हाँ श्योर। हाँ, क्वेश्चन आंसर मुझे लगता है सबका हो अहम गया, कुछ आ गया था। हाँ, मेरा अगर मुझसे सिनेमा पर आप कुछ बातचीत आगे बढ़ाए रखना चाहते हो तो मनीष जी के पास मेरा नंबर है, आप ले सकते हैं और हम लोग आगे इस कारवां को बढ़ाए रखेंगे। तो साथियों, सबसे बहुत शुक्रिया सर का कि बहुत अपने व्यस्ततम समयों में से समय निकाल करके हम सबके बीच मौजूद रहे और सिनेमाई राजनीति पर बहुत विस्तार से बात किया। और आपने बहुत मुख्तलिफ तौर पर ये बताया कि कैसे ख़ास तरह के सिनेमा को परोसा जा रहा है और ये हम बतौर समाज हमको ये तय करना होगा कि हमें किस तरह के सिनेमा को देखना होगा। क्या वो एक प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक टाइप का सिनेमा हम चूज करेंगे या फिर वो जो पैट्रियार्क या कम्युनल टाइप का जो सिनेमा हमारे सोसाइटी में, समाज में परोसा जा रहा है, उसकी तरफ हम जाएंगे। तो बेहतर सिनेमा वो होगा जब हम एक बेहतर ऑडियंस के रूप में, एक प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक ह्यूमन बीइंग के रूप में, और सबसे बड़ी चीज़ की जो पीपुल्स सिनेमा हो, जनवाद, जिसकी वकालत प्रोफेसर फरीद काज़मी भी करते थे और जो सिनेमा में जो दृष्टि लेकर के सिनेमा के पास जाते थे, देखते थे, हमें लगता है कि उस सचेत चेतना के साथ सिनेमा के साथ एक मुख्तलिफ रिश्ता हम लोगों को रखना होगा। क्योंकि जैसा कि सर ने बताया कि बिना सिनेमा की ज़िंदगी एक बोरिंग, उसके सिवा कुछ नहीं है। ये अफसोस है कि हम लोग नहीं देख पाते हैं। सरकारें भी उस तरह का, आप देखिए कि इतना महंगा, और वो प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे मिलता है, लेकिन वो सब जगह पे अवेलेबिलिटी का भी एक संकट है। ये उन सब को हल करते हुए हम लोगों को सिनेमा को एक और थोड़ा जनवादी नज़रिए से देखने, समझने और उनको अपनी ज़िंदगी में लाने की प्रैक्टिस में रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया।
हम लोग इस तरह के प्रोग्राम करते रहे हैं और आयशा के माध्यम से इस तरह के प्रोग्राम की कोशिश ही है कि हम लोग अंकित सर को सुने। सर ने भी हम लोगों को मुख्तलिफ समय निकाल करके हम सब के ओपिनियन को सुना कि सिनेमा को लेकर के हम लोग क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं। और हमको लगता है कि ये हम लोग एक बेहतर एक डायलॉग कम्युनिकेशन का एक जो मॉडल इस्टेब्लिश कर पा रहे हैं, ये बड़ा बेनिफिशियल होगा हम सब के लिए भी। और सर भी हम लोगों से काफ़ी कुछ यहाँ से जो लेके जाएंगे वो हमको और फार्मूलेट करेंगे अपनी टीचिंग्स में। ये बहुत अच्छा रहा। एक बार फिर से आप सबको थैंक यू। और सबने जो नंबर ऐड किए होंगे उसको एक ग्रुप में ऐड करेंगे। बाकी हम लोग फिर इसको कंक्लूड करते हैं। सर का एक बार फिर से हम सबके लिए बहुत शुक्रिया और बिग हैंड फॉर